नमस्कार दोस्तों, भोपुराम खबरी के इस लाइव सेशन में मैं आकाश आहूजा आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात से एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला है प्रदेश में, जहां आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बाली, उन्होंने अपने पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल वेबसाइट्स में तमाम कल रात से ही चीज़ें चल रही हैं और स्पेकुलेशंस राइव थी कि अगर दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है तो वो ज़रूर अपना राजनीतिक भविष्य किसी और पार्टी में तलाशेंगे। और अभी हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दीपक बाली अब भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक झटके के तौर पर प्रचारित किया गया सोशल वेबसाइट्स में कल ये, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हों चाहे बीजेपी के समर्थक हों, सबका यही कहना था कि दीपक बाली का जाना एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेवा यहाँ नहीं बचा। और इससे पहले 29 अप्रैल को दीपक बाली, अभी मतलब लगभग सवा महीना ही हुआ है, 1.5 महीना आप मान लीजिए, कि जब दीपक बाली ने अपना ऑफिस एज्यूम किया था आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। और सबसे बड़ी बात, ये दोहरा झटका इसलिए है आम आदमी पार्टी के लिए कि अभी कुछ समय पहले तक जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन में उतरी थी उत्तराखंड के फोकस करके, तो उन्होंने कर्नल कोठियाल को अपना सीएम कैंडिडेट पेश किया था। सीएम फेस थे वो उनके, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने विड्रॉ किया, ऑलमोस्ट विड्रॉ ही किया। यहाँ तक कि कर्नल कोठियाल जो गंगोत्री से लड़े थे उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई और बाद में उन्होंने भी आपका दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, कुल मिलाकर ये बात यहाँ पर जो इस सिनेरियो में उठती है वो ये है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है लोगों का, और आम आदमी पार्टी ऐसे में किस रणनीति के साथ उतरना चाहेगी या उतरना चाहती है। तो दोस्तों, अपने पत्रकारिता के जीवन में मैंने आम आदमी पार्टी को फॉलो किया है और उनके कई बड़े नेताओं के साथ मैं टच में भी रहा हूं। तो अपने अनुभव और आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं क्लियरली कि कर्नल कोठियाल और दीपक बाली के जाने का बहुत ज़्यादा फ़र्क आम आदमी पार्टी पर पड़ने नहीं वाला। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को लेकर थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड में खोने के लिए कुछ नहीं, दे हैव नथिंग टू लूज़। यहाँ पर जितना कांग्रेस के पास था लूज़ करने के लिए या जितना बीजेपी के पास था, हालांकि बीजेपी ने लूज़ नहीं किया, एक छोटे से स्टेट में जहाँ ऑल्टरनेशन ऑफ पावर लगातार रहती है, जब से राज्य का गठन हुआ है हमने ऑल्टरनेशन ऑफ पावर देखा है दो दलों के बीच में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। और पहली बार ये सिलसिला टूटा 2022 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने रिपीट किया है और आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की बात कहने के बावजूद कई सीटों पर तो सिंबल ही नहीं ले पाई और यहाँ तक कि उनके सीएम फेस जो थे वो इलेक्शन हार गए, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो कांग्रेस ने खोया। लेकिन आज के अगर सिनेरियो की, जैसा मैंने पहले कहा, की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो शून्य पर है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है भारतीय राजनीति में, ये सत्य है। आज जिस हिसाब से कांग्रेस फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी, भीतरघात, इन चीज़ों से जूझ रही है और एक छोटे से स्टेट में भी जहां लगभग एग्जिट पोल्स ने भी ये कहा था कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां भी सरकार नहीं बना पाई, तो ये सीधा श्रेय कांग्रेस के नेताओं को जाता है जो आपसी भिड़ंत में लगे हुए हैं। यशपाल आर्य टर्नकोट थे, बीजेपी से कांग्रेस में आते ही बामुश्किल जीते बाजपुर से बीजेपी के राजेश कुमार के खिलाफ, और उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन CLP बना दिया गया, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होता है विधानसभा के अंदर। इसको लेकर भी बहुत ग्रजेज रहे। हरीश रावत जो सीएम कैंडिडेट थे, पिछला 2017 में भी इलेक्शन हारे दोनों, हरिद्वार सीट से और किच्छा सीट से। इस बार लाल कुआं से लड़े तो वहाँ भी बड़े मार्जिन से हारे। तो यानी कुल मिलाकर खोने के लिए कांग्रेस के पास ही सब कुछ था। बीजेपी पावर में आई, गेन कर गई फिर से। लेकिन छोटा स्टेट है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो रिपीटिशन है यानी जो इनकम्बेंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तो 2027 में मेरा जो अपना अवलोकन है, जो मेरा अपना मानना है, वो आम आदमी पार्टी उठेगी और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी बीजेपी के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे कि आम आदमी पार्टी ने क्यों विड्रॉ किया। किसान आंदोलन अपने चरम पर था और किसान आंदोलन के चरम पर रहते हुए पंजाब के इलेक्शंस हुए। हालांकि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिकली आकर ये अनाउंस किया कि वो अभी जो 3 कंटेंशियस फार्म लॉज थे, जो कृषि कानून थे, उन्हें वापस लेते हैं, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन चूंकि उस समय तक एक हवा बन चुकी थी बीजेपी के खिलाफ, अकाली दल के खिलाफ। अकाली दल इसलिए कि अकाली दल भी कभी पार्ट रहा है बीजेपी अलायंस का पंजाब में और सरकार बनाता रहा है।
तो ये तय था कि बीजेपी तो कहीं से कहीं तक टक्कर नहीं देने वाली, और लोग यही सोचे बैठे थे, जैसे चरणजीत चन्नी एक दलित सीएम को लेकर आई कांग्रेस, और उन्होंने सोचा था कि बड़े मज़े से वहाँ सरकार कांग्रेस बना लेगी, क्योंकि फार्मर्स का वोट उन्हें मिलने वाला था, पंजाबियों का वोट उन्हें मिलने वाला था। लेकिन सारे दावों को, सारे एग्जिट पोल्स को धत्ता बताते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। दोस्तों, यही इस उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जीरो पर रहने का कारण है। देखिए, बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी ने पदार्पण किया था उत्तराखंड में 2020 में, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय लॉकडाउन लग गया और आम आदमी पार्टी सही ढंग से प्रचार यहाँ नहीं कर पाई। हालांकि बावजूद इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, वो लगातार देहरादून का दौरा करते रहे, कुछ और जगहों पर भी आए, तो लगा ऐसा कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बड़ी सीरियस हो रही है। लेकिन जब माहौल ऐसा बना कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि उनके पास चांस है, तो उनके पास जो मैन पावर थी, जो स्ट्रैटेजी पावर थी, जो फाइनेंशियल पावर थी, उन्होंने ये सोचा कि पंजाब जैसे स्टेट को पहले कब्जे में लिया जाए, यानी पहले वहाँ पर सत्ता स्थापित की जाए, उसके बाद उत्तराखंड को देखा जाएगा। और ये जो आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड के इलेक्शन से पीछे हटी है, ये सबसे बड़ा कारण यही था कि आम आदमी पार्टी के सब बड़े नेताओं ने, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे स्वयं केजरीवाल जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, उन्होंने सारा फोकस जो अपना पंजाब की तरफ कर दिया, और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत उन्हें प्राप्त हुई जो आप सब साक्षी हैं, सब जानते हैं। उस जीत के मायने ये भी हैं कि आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है 10 सीटों के साथ। राज्यसभा में आज भाजपा, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, यानी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास थर्ड लार्जेस्ट है राज्यसभा के अंदर। दोस्तों, अब जल्दी ही हरियाणा का इलेक्शन आने वाला है। हरियाणा की स्थिति यह है कि पिछली बार बीजेपी ने जैसे तैसे सरकार बनाई, वंस अगेन छोटा सा स्टेट है, अल्टरनेशन ऑफ पावर देखी थी, लेकिन हाँ, पिछली बार रिपीटेशन हुआ था। मनोहर लाल खट्टर फिर से बने, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी दुष्यंत सिंह के साथ, वहाँ भी 40 सीटें मिली थी बीजेपी को, जबकि एग्जिट पोल्स 73-74 सीटें दिखा रहे थे, लेकिन मार्जिन पे थे बिल्कुल, और चौटाला का दुष्यंत सिंह का सपोर्ट मिला और सरकार बन गई। लेकिन इस बार ज़बरदस्त इनकम्बेंसी है, क्योंकि जो फॉर्म लॉज हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध जाटलैंड में देखने को मिला है। हरियाणा पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। अब इसके साथ ही एक और पहाड़ी राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपना वजूद स्थापित कर चुकी है, और आम आदमी पार्टी के पीछे जो थिंक टैंक है, चाहे वो केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, या और लोग भी हों जो इन्वॉल्व हों उनके साथ, संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, अरुण अरोड़ा हैं, ये लोग अगर जो लगते हैं तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ लगते हैं, तो स्ट्रैटेजिकली ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने अपना फोकस हरियाणा पे किया है, हरियाणा के साथ हिमाचल, और हिमाचल के बाद मित्रों आप लोग जानकर चौंकोगे कि इनका अगला फोकस गुजरात रहेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर इनके पास दिल्ली का स्टेट, पंजाब का स्टेट इनके पास, 2 स्टेट इनके पास हैं ऑलरेडी, अगर हरियाणा, हिमाचल, और चौंकने वाली बात जिस स्टेट के लिए कही है वो मैंने कही है गुजरात के लिए, जहां 5 बार से बीजेपी की गवर्नमेंट है। इस बार, पिछली बार भी मार्जिन था, 99 सीट्स पर कांग्रेस सिमट गई थी, लेकिन अभी जो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े हतप्रभ करने वाले हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दरअसल क्या है कि जो मान्यता थी बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कि यही 2 दल हैं जो देश पर राज करते हैं, उसको आम आदमी पार्टी काफ़ी हद तक चुनौती देने में कामयाब रही है। एक तो बीजेपी का वर्चस्व, बीजेपी का ऊपर उठना, कांग्रेस का नीचे जाना, कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस दे गया कि आप एंट्री कर सकती है। और दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस की एक इमेज बनाई गई है, कांग्रेस को यूँ कहें कि मेलाइन किया गया इमेज को, कि उसे एक धर्म विशेष की पार्टी बना दिया गया है। और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति, जो आज से 10 साल पहले तक एक धर्म विशेष के लिए होती थी, अब वो पलटकर बहुसंख्यकों पर आ गई है। यानी बीजेपी ने बहुसंख्यकों को यूनाइट कर दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर डिवाइडेड इन कास्ट्स। कास्ट को छोड़कर जब वोटिंग की बात आती है तो अब वो बहुसंख्यक समुदाय सब एक हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा लेबल नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी, और पंजाब में यही इसकी जीत का मूल मंत्र बना। हरियाणा, हिमाचल और गुजरात में भी, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं पक्का नहीं हूँ, इसमें श्योर नहीं हूँ, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आम आदमी पार्टी दे सकती है। अब ऐसे में कल्पना करिए कि अगर इनके पास 2 राज्य अभी हैं आम आदमी पार्टी के पास, दिल्ली और पंजाब,
एक मॉडल स्टेट बनाने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे। और उनका सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। वो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फ्रीबीज़ को लेकर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को, और महिलाओं के लिए जो फ्री सफ़र करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बात करते हैं। और चूँकि पंजाब में पुलिस भी उनके पास है, हालांकि अभी जो सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई है उससे एक बहुत बड़ा ब्लॉट भगवंत मान गवर्नमेंट पर पड़ा है, लेकिन इससे ओवरकम कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आप कल्पना करिए कि अगर 3 स्टेट के चुनाव में जहाँ पे उनका वजूद है आम आदमी पार्टी का ऑलरेडी, उसमें हरियाणा, हिमाचल और गुजरात, इसमें से अगर वो 2 स्टेट भी ले लेते हैं तो 2027 में जब वो उत्तराखंड में आएंगे, यानी 2026 के आसपास अगर वो कैंपेन शुरू करेंगे, तो उनके पास 4 या 5 स्टेट्स का बैकअप सपोर्ट होगा। एक उनके पास गवर्नेंस का मॉडल होगा जिसमें वो एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस टूरिज्म फॉर फीमेल्स, फॉर वीमेन, ये लेकर आएंगे। और पहाड़ी राज्य में आप जानते हैं कि भले ही हमारा ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन बिजली का संकट कितना गहराया हुआ है, और दिल्ली में ऐसा संकट नहीं है। पंजाब में भी संकट पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो बिजली का संकट अगर यहाँ ख़त्म होता है और दूसरा यहाँ पर अगर रोज़गार सृजन होता है, तो यकीन मानिए कि कांग्रेस जो कि हाशिए पर जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले अगले इलेक्शन तक भी कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि जो वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हैं वो अभी भी सत्ता का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं और यंग लोगों को आगे नहीं आने दे रहे इनफैक्ट। तो अगर यंग आगे नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस के लिए आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। और सेकंड बात रही पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट की, तो धामी जी को दोबारा चांस दिया है उत्तराखंड की जनता ने, हमारी देवभूमि की जनता ने, कि वो कुछ अच्छा करें। तो अगर थर्ड टाइम उन्हें रिपीट करना है, एंटी इनकम्बेंसी से पार पाना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बात तो शून्य से शुरू करेगी 2026 में, कैंपेन जब भी शुरू करे 2025 या 2026 में 27 के लिए। सेकेंडली उनके पास एक गवर्नेंस मॉडल होगा ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो क्लेम करेंगे कि हम उत्तराखंड में अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे में दीपक बाली या कर्नल कोठियाल का छोड़ना कोई बहुत बड़ा हानि नहीं पहुंचाने वाला आम आदमी पार्टी का, ये मेरा स्वस्थ आकलन है, क्योंकि अभी बड़ा लंबा समय पड़ा है। और कर्नल कोठियाल अगर ये समझें कि जिस बीजेपी में इस समय 47 विधायक और एक चीफ मिनिस्टर यानी 48 विधायक हैं, वहाँ पर जाके उन्हें कोई जगह मिल जाएगी, तो ये सोचना थोड़ा सा जितनी उनकी सामर्थ्य है उससे बाहर है। वही दीपक बाली की अगर बात करें तो दीपक बाली भी अगर बीजेपी में जाते हैं, जैसा कि हमारे सूत्रों से पता लगा है कि आज बीजेपी वो ज्वाइन कर लेंगे, तो वो वहाँ केवल बड़े नेताओं की छाया मात्र बनकर रह जाएंगे, क्योंकि अगर वो उस सीट से टिकट भी मांगते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक विनिंग कैंडिडेट है उनके पास, चीमा जी, जो 16,000 वोटों से जीते हैं। और कर्नल कोठियाल की तो बात ही नहीं करनी बेकार है इस समय, क्योंकि उनकी जमानत तक जब्त हुई है। तो ऐसे में सोचे कि वो सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर एमएलए का टिकट ले सकते हैं, तो ये शायद अति महत्वाकांक्षा ही कहलाएगी, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की और कोई कमी नहीं है, बीजेपी में नेताओं की भी कोई कमी नहीं है, विनिंग फेसेस की भी कोई कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात जो लोकल सेंटिमेंट्स हैं, बहुसंख्यक का सेंटिमेंट है, वो बीजेपी के साथ है। कई काम ऐसे हैं जिन पे बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को बम्पर वोट मिल रहा है और सेंटिमेंट्स पे वोट मिल रहा है, ये सत्य है। अब दीपक बाली और कर्नल कोठियाल को साइड में रखते हुए आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि 2026 में अगर वो कैंपेन शुरू करते हैं या 2025 में शुरू करते हैं, तो वो जब उत्तराखंड आएंगे तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक गवर्नेंस मॉडल, फिनेंशियल जो बैकअप होगा उनके पास, वो ऐसा ज़बरदस्त होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। सेकेंडली, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही होगी, और कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी तब तक भी खत्म नहीं होगी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ पाने के लिए होगा, खोने के लिए कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में बहुत ऐसे हारे हुए विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जो कांग्रेस को हो, जो बहुत कद्दावर छत्रप माने जाते हैं अपने अपने इलाकों में, और वो लगातार संपर्क में पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार चूंकि पार्टी का खुद का मोह भंग हो गया था उत्तराखंड से, उनका पूरा फोकस पंजाब विन पर था, पंजाब की जीत पर था, इसलिए वो लोग, उन लोगों ने अभी इनको एंटरटेन नहीं किया। तो मोस्ट प्रोबेबली 2025-2026 में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो असंतुष्ट नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, वो आपका दामन थामने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब इस रण क्षेत्र में उतरेगी, चुनावी रण क्षेत्र में 2027 में, तो उसके पास ना सिर्फ मॉडल्स होंगे 3-4 स्टेट के, बल्कि एक फिनेंशियल बैकग्राउंड भी होगा जो 4 स्टेट्स की वजह से उनके पास होगा। और ये कोई ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा तथ्य नहीं है जिसे झुटलाया जा सके कि जब सरकार बनती है तो फाइनेंशियल पावर बढ़ती है, और रॉकेट साइंस भी नहीं है कोई। जो भी
चाहे राजनेता जितनी मर्जी ईमानदारी की बात करे, लेकिन ईमानदारी से नेतागिरी नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत काउंट करेगा। तो दोस्तों, यही लब्बो-लुआब है आज के इस लाइव सेशन का कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी एक चैलेंज के रूप में बीजेपी को देगी। कांग्रेस के पास अभी भी मेहनत करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, नहीं तो कांग्रेस की जगह लेने में आपको देर नहीं लगेगी। दिल्ली में शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, 15 साल रही, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने एंट्रेंस मारी तो वहाँ से कांग्रेस का नाम खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा एक परसेप्शन बैठ गया कि कांग्रेस को बहुत देख लिया, अब बीजेपी को देखते हैं। लेकिन अब बीजेपी को भी केंद्र में 8 साल और 2027 तक 8-5 13 साल हो जाएंगे। तो लोगों को विकल्प की ज़रूरत रहती है हमेशा। याद रखिएगा, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, लोगों को विकल्प की आवश्यकता रहती है। आपके घर में भी अगर मान लीजिए LED लगा है 32 इंच का, तो आप भी कुछ समय बाद चाहोगे कि यार 50 इंच का लग जाए, 43 इंच का लग जाए। अच्छी चीज़ों की कल्पना हमेशा रहती है, अच्छी चीज़ों की इच्छा हमेशा रहती है। तो आम आदमी पार्टी के साथ बोनस यही है। तो मेरा ये मानना है कि दीपक बाली और कर्नल कोठियाल के जाने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास खोने के लिए अभी तक कुछ नहीं था। आपके पास जो कुछ है वो पाने के लिए है। और आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा, हिमाचल में विजयश्री प्राप्त करती है और गुजरात में अगर एक टफ चैलेंज भी क्रिएट करती है, तो उत्तराखंड में वो बोनस होगा उसके लिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि 2027 में हम उत्तराखंड में कांग्रेस की जगह आपको देखें एक मजबूत चैलेंज के रूप में बीजेपी के सामने। और ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस मॉडल प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट का फ़ायदा लेकर आम आदमी पार्टी इस छोटे पहाड़ी राज्य में, इस देवभूमि उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, ये मेरा अपना आकलन था, अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा सबके। और चूँकि मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करता हूँ, वी ब्लॉगिंग, तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, करबद्ध निवेदन है कि सीमित संसाधनों में जो पत्रकारिता के अपने इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको देखते हुए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। और बस यही मेरा आग्रह है। आप लोगों के स्नेह और आशीष की हमेशा मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत करी है वी ब्लॉगिंग की। प्लस भोपूराम खबरी में आप मेरी खबरें पढ़ते रहते हैं, मेरा लाइव सेशन देखते रहते हैं। तो दोस्तों, दीपक बाली वाले एपिसोड, कर्नल कोठियाल वाले एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और आम आदमी पार्टी की जो संभावनाएं हैं उन पर फिर किसी और दिन भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।